तो पिछले वीडियो में हमने यांत्रिकी के कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था और आज हम उसी के अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। थोड़ा डीप स्टडी करना है हमको। पहला यहाँ पे प्रश्न दिया है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको बता रहे हैं, ऑप्शन आप खुद चयन कर लीजिएगा, देखते चलिए। न्यूटन ने गति के संबंध में आपके 3 नियम का प्रतिपादन किया था। तो आपका प्रथम नियम क्या है? तो प्रथम नियम होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, तो न्यूटन की गति में सिर्फ प्रथम नियम के जो प्रश्न बनते हैं वहां से, तो पहली चीज जान लीजिए, न्यूटन की गति में सिर्फ प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो पहला आपका प्रश्न बनता है यहां से कि न्यूटन की गति न्यूटन की गति किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा प्रथम को। ठीक, यहीं से एक और होता है, देखिए ध्यान से, जब हम न्यूटन की गति से प्रथम नियम को पढ़ते हैं तो उसे ध्यान से अगर देखा जाए, हम कहते हैं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि जब भी किसी वस्तु पर आप बाह्य बल लगाते हैं तभी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो जाहिर सी बात है कि बल की जब हम परिभाषा देते हैं तो भी हम यही कहते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। तो चूंकि हम ये पाएंगे कि न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम नियम है उसी से हमें बल के लिए परिभाषा भी प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, 2 प्रश्न यहाँ पे आपका बन जाता है और दोनों को तैयार रखिएगा। क्या? तो न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं और दूसरा न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम से ही हमको बल के लिए परिभाषा भी प्राप्त होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जड़त्व शब्द आया है, तो याद रखिएगा जड़त्व के बारे में जिन्होंने बताया था पहले वह थे गैलीलियो, और गैलीलियो के बारे में आप जानते हैं कि गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक, और गैलीलियो ही ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने हमें ये भी बताया था कि परिक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो ये भी गैलीलियो से संबंधित 3 प्रश्नों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखिए, थोड़ा सा हम देखें, जड़त्व को हम 2 प्रकार में बांट के पढ़ते हैं। एक आपका होता है गति का जड़त्व और दूसरा होता है विरामा का जड़त्व। ठीक है, तो गति का जड़त्व मतलब यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करती है, और वस्तु के इसी गुण को हम कहते हैं गति का जड़त्व। और जो विरामा का जड़त्व है वह क्या है कि यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में ही बना रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो ये हो जाता है विरामा का जड़त्व। जैसा कि आप देखते हैं, जैसे इसके कई उदाहरण आ जाते हैं। एक प्रश्न बनता है यूपी ट्रिपल एससी में कि जब हम चादर को झाड़ते हैं तो उसमें से धूल के कण नीचे गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए, जब चादर को हम झाड़ते हैं तो चूंकि चादर में जो धूल के कण रहते हैं वह आपके रहते हैं विरामावस्था में। ठीक, और जैसे हम उसे ऐसे झाड़ते हैं तो झाड़ने पर क्या होता है कि जो आपके कण हैं वह गति अवस्था में आ जाएंगे चादर के साथ, लेकिन वह तो स्थिर रहने की कोशिश करेंगे, फलतः द्रव्यमान की वजह से वह नीचे गिर जाते हैं। वो क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाते हैं। अब आता है गति का जड़त्व। गति के जड़त्व से भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई जब हम किसी वाहन में बैठे होते हैं और अचानक जब ब्रेक लेते हैं तो हम आगे की ओर क्या होते हैं? गिर जाते हैं या झुक जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि जब हम वाहन पे बैठे होते हैं तो हम स्थिर अवस्था में रहते हैं, और जैसे ही यहाँ देखिए तो हमारे जो शरीर का कमर से ऊपर का हिस्सा होता है वह होता है आपके गति अवस्था में, बाकी नीचे का जो हिस्सा होता है वह स्थिर अवस्था में रहता है। और जैसे ही ब्रेक लिया जाता है तो भाई जो स्थिर अवस्था में हमारे नीचे का यानी कमर के नीचे का भाग है वह तो स्थिर अवस्था में बना रहना चाहेगा, लेकिन जो कमर के ऊपर का भाग होता है ये तो भाई गति कर रहा होता है गाड़ी के साथ, इसलिए ये आगे बढ़ने की कोशिश करता है और फिर हम आगे की ओर झुक जाते हैं। अब देखिए, हमने बात किया जड़त्व के ऊपर, तो थोड़ा सा जड़त्व के बारे में जाने। तो जड़त्व किससे कहते हैं? ठीक है, तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अब हम पढ़ेंगे जड़त्व निर्भर किस पे करता है। तो आपने देखा एक छोटी सी गेंद है, इसको हमें लुढ़काना हो तो हम थोड़ा सा इस पे इशारा करेंगे, ये लुढ़क जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक वैन है, एक कार है,
और इसको अगर हम धकेलें तो हम ये पाएंगे कि इसको धकेलने पे ये ज्यादा बल लगाने पर ही गति करेगा। कहने का मतलब है कि ये अपने स्थिति परिवर्तन का कम विरोध कर रहा है और ये अपने स्थिति परिवर्तन का अधिक क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, कम विरोध कर रहा है तो इसका जड़त्व कम होगा और ये अधिक विरोध कर रहा है तो इसका जड़त्व अधिक होगा। और निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जड़त्व पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि जड़त्व किस राशि पर निर्भर करता है, तो आपका आंसर होगा द्रव्यमान। तो आपका जड़त्व निर्भर करता है किस पे, द्रव्यमान पर। अगर पिंड का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व अधिक होगा और पिंड का द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होगा। अब आ जाइए थोड़ा सा आगे देखते हैं, गति विषयक जो द्वितीय नियम है वो क्या है। तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दूसरा जो नियम हम पढ़ते हैं, किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन के समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर F प्रोपोर्शनल को बराबर में बदलेंगे तो यह एक नियतांक K कार्य करता है जिसको हम बल नियतांक भी कहते हैं। डेल्टा P क्या है, संवेग परिवर्तन। वास्तव में संवेग P बराबर आपका होता है m इंटू v, जहां m द्रव्यमान और v क्या है, वेग। तो द्रव्यमान का आपका मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें इसका मात्रक देता है न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या देगा, न्यूटन इंटू सेकेंड। याद रखिएगा, संवेग और आवेग दोनों सदिश राशियां हैं, इनका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन इंटू सेकेंड और v में सूत्र होता है mLT पर पावर -1। ठीक है, अब देखिए, तो अगर संवेग P बराबर m इंटू v है तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा P हमें पता करना है। तो द्रव्यमान में तो हम कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन अगर वेग में परिवर्तन कर दिया जाए तो संवेग भी क्या होगा, बदल जाएगा। ऐसे में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर संवेग में वेग में परिवर्तन कर दें तो ये हो गया संवेग परिवर्तन। यानी डेल्टा P के स्थान पे हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा V और बटा क्या हो गया, डेल्टा T। अब आप लोगों को पता है कि डेल्टा V बाई डेल्टा T यानी वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो F बराबर हो जाएगा कि m और डेल्टा V बाई डेल्टा T को हम कहते हैं त्वरण। यदि K का मान 1 रख लिया जाए तो F बराबर हो जाएगा m इंटू a, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब एक प्रश्न आपका बनता है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। प्रश्न ये होता है कि बल के लिए व्यंजक हमें न्यूटन के गति विषयक किस नियम से प्राप्त होता है। तो आपका आंसर होगा क्या, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से हमें बल के लिए परिभाषा प्राप्त होती है। बात हो रही है तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम है क्या, तीसरा नियम है कि जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वह दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। यानी इसके लिए तो दो चीजें एकदम कंफर्म हो गई कि ये एक आपका वस्तु होगा, ये एक वस्तु होगा, ये इसके ऊपर जितना बल लगाएगा उतना ये भी इसके ऊपर बल लगाता है, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। अब हम अपने ऑप्शन देख लें। याद रखिएगा, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को ही हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे दिया कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। ऐसा संभव नहीं है। क्रिया प्रतिक्रिया के लिए कम से कम दो क्या होने चाहिए, दो पिंडों का होना आवश्यक है। यही चीज जब हम विद्युत में पढ़ते हैं तो वहां कूलाम ने भी कहा था कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करने के लिए कम से कम दो आवेश होने चाहिए, और कूलाम का नियम दो ही आवेश पर कार्य करता है। और ये भी आप पता रखिएगा कि विद्युत स्थैतिकी में जो कूलाम का नियम होता है वह न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित है। वह भी दो पिंडों के बीच ही कार्य करेगा या दो आवेशों के बीच ही कार्य करेगा। दूसरा ऑप्शन है कि भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। हाँ, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये सदैव हो सकते नहीं, बल्कि ये कंफर्म होता है कि सदैव भिन्न वस्तु पर होगा, यानी दो होगा, दो से अधिक भी नहीं हो सकता। दिया है कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। अब हमेशा सब लगा दिया है, तो हमेशा कहने का मतलब है कि हाँ, किसी भी कंडीशन में हमें कम से कम दो पिंडों को लेना क्या है, आवश्यक है।
ठीक। तीसरा दिया है कि परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है परंतु दिशा समान होनी चाहिए, तो पूरी तरह से गलत है। आपको पता है कि भाई दोनों के परिमाण बराबर, ठीक है, हो या ना हो, लेकिन दिशाओं का विपरीत होना जरूरी होता है। अगर समान हो जाएगा, क्या होगा, समान, तो फिर प्रतिक्रिया बल कार्य ही नहीं करेगा, तो दिशाएं क्या हो जाएंगी, विपरीत रहती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है कि जब भी किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करता है। इसका ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगा होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बल गुणनफल है, यानी कि जो बल का सूत्र हम पढ़ते हैं। पहला दिया है कि द्रव्यमान व वेग का, भार व वेग का, द्रव्यमान व त्वरण का, भार व त्वरण का, ठीक। तो चलिए सबसे पहले बल के बारे में देख लीजिए। बल, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। और आपको अभी हमने कुछ समय पहले बताया कि बल के लिए जो व्यंजक प्राप्त होता है, मैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से ही प्राप्त हो जाता है। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूटन। अब हम यहां सीखेंगे थोड़ा सा जो ऑप्शन देते हैं, द्रव्यमान व वेग का गुणनफल। चलिए तो द्रव्यमान m और वेग क्या v, और याद रखिएगा m इंटू v, यानी द्रव्यमान गुणे वेग को हम कहते हैं संवेग, और संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। अगला दिया है भार व वेग, भाई भार और ये हो गया वेग। तो ये जो राशि है अगर हम इसको डिटेल में लेके जाएंगे थोड़ा सा, तो देखिए m इंटू जी और इंटू v हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ दें तो आपको पता है कि भार एक प्रकार का बल है। भार क्या है, एक प्रकार का बल है। याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है। क्वेश्चन ये पूछ देता है कि भार का मात्रक क्या है। लोग अधिकतर आंसर देके आते हैं किलोग्राम, लेकिन ऐसा नहीं है। भार वास्तव में बल होता है, क्योंकि जब भार की परिभाषा देंगे तो सीधे से आप कहते हैं कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और याद रखिएगा तो ये जो भार है इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और याद रखिएगा हर स्थान पे किसी भी पिंड का भार बदल सकता है। ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है किसी भी स्थान पे, जबकि भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी ये परिवर्तित है। अब यहां दिया है कि द्रव्यमान, इसको अगर हम बल, देखिए भार की यदि बल मान लें और वेग है तो इसको वेग को हम क्या लिख सकते हैं भाई, विस्थापन बटा समय लिख सकते हैं कि नहीं। बल गुणे विस्थापन को हम कहते हैं कार्य, और बटा टी है तो ये हो जाएगा समय। और आप सबको पता है एकांक समय में किया गया कार्य आपका कहलाता है शक्ति। क्या कहलाता है, शक्ति। तो ये जो व्यक्त करेगा किसको व्यक्त करेगा, शक्ति को। फिर दिया है द्रव्यमान व त्वरण, यही ऑप्शन क्या है आपका सही है। द्रव्यमान व क्या हो जाएगा, त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। फिर दिया है भार व त्वरण, तो आपको ऑप्शन मिल चुका है। आंसर क्या होगा, द्रव्यमान व त्वरण का गुणनफल क्या होता है। चलिए तो अगला प्रश्न हमारा कि 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है, ठीक है। और यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल और 0 जूल, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लें कार्य के बारे में। तो कार्य है क्या, कार्य वास्तव में है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को हम क्या कहते हैं, कार्य। और कार्य बराबर होता है बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन, यानी W बराबर होगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब देखिए इसका मात्रक हम पहले देख लें। तो बल का मात्रक आपका होगा न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक हो जाता है मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को ही हम कहते हैं जूल। तो याद रखिएगा कार्य एक अदिश राशि और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, जूल। याद रखिएगा जूल कार्य का एसआई मात्रक है। जूल कार्य का क्या है, एसआई मात्रक है, जबकि कार्य का सीजस मात्रक होता है अर्ग। कार्य का सीजस मात्रक क्या होगा, अर्ग। और एक जूल बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 7 अर्ग के। तो जाहिर सी बात है कि जूल बड़ी राशि है और अर्ग क्या है, छोटा मात्रक है। अगर हम अर्ग को जूल में बदलने की कोशिश करें तो एक चीज हमारा जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर एक जूल बराबर है 1 गुणे 10 पर माइनस 7 अर्ग, यानी जूल बड़ा है और अर्ग क्या है, छोटा है,
तो अगर हम एक अर्ग की जब बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा किसकी बात, एक मिनट, 1 जूल बराबर होता है 10 पर प्लस में 7 अर्ग, देखिए सॉरी, तो एक अर्ग बराबर आपका होता है 1 गुणे 10 पर पावर माइनस 7 जूल। अब देखिए ध्यान से, थोड़ी सी जानकारी और भी यहां, जानकारी एक और चीज की मैं देना चाहूंगा, सेम मात्रक यानी न्यूटन इंटू मीटर बलागुण का भी होता है। किसका होता है? बलागुण का। बलागुण का भी मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन याद रखिएगा बलागुण एक सदिश राशि है और यहाँ पे जो इसका मात्रक आता है न्यूटन इंटू मीटर, इसे हम जूल नहीं कह सकते हैं। इसे हम क्या नहीं कहेंगे? जूल नहीं कह पाएंगे। तो याद रखिए बल का मात्रक हुआ न्यूटन इंटू मीटर, जिससे हम क्या कहते हैं? जूल। इसका सीजस मात्रक होता है अर्ग, और 1 जूल बराबर होता है 1 गुणे 10 पावर माइनस प्लस में 7 अर्ग, या 1 अर्ग बराबर होगा 10 पावर माइनस 7 जूल। ठीक, अब इसका बीमेय सूत्र क्या होता है? तो बल का बीमेय सूत्र होता है ml t पावर माइनस 2, और विस्थापन का बीमेय सूत्र होता है L। जब आप इसका गुणा कराएंगे तो इसका बीमेय सूत्र होगा ml स्क्वायर t पावर माइनस 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो प्रश्न हमें समझना है उसके लिए कुछ इंपोर्टेंट चीजें भी जाननी जरूरी होगी। वह है क्या? कार्य का एक अन्य सूत्र आपको पढ़ाया जाता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, जिससे हम कार्य का व्यापक सूत्र भी कहते हैं। W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा को हम कहते हैं कार्य का व्यापक सूत्र। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य, देखिए तो 1 मीटर ऊंचे जब हम ऐसे रखेंगे और हम अगर विस्थापित नहीं हो रहे हैं, देखिए ढंग से, हम क्या नहीं हो रहे हैं? विस्थापित नहीं हो रहा है, कहीं भी हम चल नहीं रहे हैं, इसका मतलब है b कितना है? बराबर 0 का है। यहां पे कहा है कि 20 केजी का वजन है, कितने का है? 20 केजी का वजन है। इसे आप कितनी ऊंचाई पर? h ऊंचाई पर लेके चल रहे हैं। तो ठीक है कि हम यहां से क्या कर लेंगे कि W बराबर सूत्र लगा सकते हैं कि क्या, जब आप इसको पृथ्वी तल से ऊपर उठाओगे तो भार कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? भार, m इंटू जी। अब क्या हो गया कि यहाँ पे आपका हो जाएगा d, और चलिए कॉस हम लेके चले, अगर नहीं भी लेके चलेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि जब कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा है तो d बराबर कितना हो जाएगा? 0। और जैसे हम d के स्थान पे यहाँ पे 0 रखेंगे, कुल कार्य क्या हो जाएगा? 0, यानी हम कोई कार्य नहीं करेंगे। देखिए इसमें एक और चीज भी हमें सीखना होता है, वह ये है, क्वेश्चन आपका एक देता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि अगर हम, एक चोर है और वो अपने सिर पर एक बक्सा लेकर के सीढ़ियों से उतर रहा है, क्या कर रहा है? सीढ़ियों से उतर रहा है या लेकर भाग रहा है, या कुली ही है, प्लेटफॉर्म पे अपने सिर पे किसी सामान को ढो रहा है, तो वो कितना कार्य करेगा? तो याद रखिए जब वो विस्थापन यूं करता है और सिर पे ऐसे वो लंबवत रखेगा किसको? वजन को, तो जाहिर सी बात है कि बल यानी कि भार और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री। और जैसे ही हमारा जो व्यापक सूत्र है F इंटू डी कॉस थीटा, तो आप F इंटू डी रख लेंगे और cos थीटा के स्थान पे आप रखेंगे 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा, आप जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, तो कुल मान क्या हो जाएगा? 0, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाएगा। याद रखिए, या तो विस्थापन शून्य हो तभी कार्य शून्य हो जाएगा, या हम उसको बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, यानी वो परस्पर लंबवत हो जाए, तो भी कार्य संभव नहीं है। अब देखिए कार्य 3 प्रकार के आपको पढ़ाए जाते हैं। कार्य कितने होते हैं? 3। पहला होता है धनात्मक कार्य। तो धनात्मक कार्य कब होगा? जब बल और विस्थापन की दिशाएं, यानी जब हम बल और विस्थापन देखें तो जिस दिशा में बल लगाया जाए उसी दिशा में क्या होने लगे? विस्थापन। तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक। कैसा होगा? कार्य होगा धनात्मक। इसके लिए जो कोण का मान होना चाहिए वह हो सकता है 0 से अधिक और 90 से कम, यानी 0 को साथ लेके चलेंगे, 0 इंक्लूड होगा और 90 से पहले तक। अगर दूसरा हमको पढ़ाया जाता है ऋणात्मक कार्य। क्या पढ़ाया जाएगा? ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य में भी वही केस आता है कि 90 से अधिक और लगभग 180 तक हम पहुंचेंगे, तब तक कार्य क्या रहता है? ऋणात्मक। और तीसरा होता है शून्य कार्य। तो शून्य कार्य कब होगा? या तो विस्थापन शून्य हो जाए या एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी कि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है या किसी मोड़ पर घूमता है, तो ऑप्शन है आपके कि बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, या अंदर की ओर झुकता है, और बिल्कुल नहीं झुकता। ठीक है,
तो इस प्रश्न के बारे में तो सब कुछ जानकारी है, लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ और था। यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो बाहर की ओर झुकता है, तो बाहर की ओर तो झुकेगा नहीं, आगे की ओर झुक जाता है, ये भी संभव नहीं है, अंदर की ओर झुकता है, ये सही है। क्योंकि आप जानते हैं कि अस्थायित्व के लिए यानी किसी भी मोड़ पर मोड़ने के लिए हमें अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और अभिकेंद्र बल है क्या? जब भी कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उस पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। अब देखिए ध्यान से, अभिकेंद्र बल अगर देखा जाए तो इसका सूत्र आपको पढ़ाया जाता है F बराबर mv²/r। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है F बराबर mv²/r, जहां m पिंड का द्रव्यमान, v पिंड का वेग और r उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है जिस पर वो घूम रहा है। अब देखिए, मौत का कुआं हम सब देखते हैं। मौत के कुएं में वास्तव में होता क्या है कि ये शुरू में इसकी जो नालियां है, मतलब एक तरह से समझिए जो गोला है, जो घेरा है, वह छोटा होता है। फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाता है ये आकार यूं बढ़ता जाता है। हम क्या करते हैं, जब हम इसको देख रहे होते हैं और वह बाइक सवार जब उसमें अपनी गाड़ी को चला रहा होता है, शुरू में जब धीमा चलाता है और बाद में वो तीव्र गति करता है, तो हम सबको ये लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, यानी कि ये बहुत तेज चला ले रहा है। लेकिन वास्तव में जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा यही समझाने के लिए हमने इस प्रश्न को बताया था कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी यानी वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस बल को बढ़ाने के लिए यानी अभिकेंद्र बल के लिए हमें वेग बढ़ाना पड़ता है। यही कारण है कि जो मोटरसाइकिल सवार है जैसे जैसे मौत के कुआं में ऊपर चढ़ता है, वह अपनी मोटरसाइकिल का वेग बढ़ाता है ताकि अभिकेंद्र बल संतुलित रहे। अगर ये अभिकेंद्र बल निश्चित रूप में नहीं लग पाएगा तो ऐसे में गाड़ी के गिरने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही कारण है कि गोले में यानी कि मौत के कुएं में जब हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो धीरे धीरे मोटरसाइकिल का वेग बढ़ाना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। अब देखिए यहां से हमें समझना क्या है, इस अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं अपकेंद्र बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल। अब ध्यान दीजिए, अपकेंद्र बल का यूज कहां होता है? तो वॉशिंग मशीन में होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े को साफ करने के लिए हम अपकेंद्रिता का प्रयोग करते हैं, यानी अपकेंद्र बल का प्रयोग करते हैं। या दूध से क्रीम निकालने के लिए भी हम अपकेंद्रिता का प्रयोग करते हैं। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाते हैं कि दूध से दही निकालने की विधि क्या है, दूध से क्या कहते हैं क्रीम निकालने की विधि क्या है, तो अपकेंद्रिता कहलाता है। और इसमें यूज होता है अपकेंद्र बल का। किसका प्रयोग होगा? अभिकेंद्र बल का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो पहले आपको पता चल गया दाब के बारे में, तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लें दाब के बारे में। तो दाब जो होता है उसका सूत्र होता है P बराबर F/A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल क्या कहलाएगा? दाब कहलाता है। अब समझने वाली चीज है, इसका मात्रक देख लीजिए पहले। जो मात्रक बल बटा ए के मात्रक यानी कि जो मात्रक बल बटा क्षेत्रफल का होगा वही किसका होगा भाई? दाब का। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और बटा क्षेत्रफल का मात्रक होता है क्या? आपका मीटर स्क्वायर। और ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल, क्योंकि दाब के बारे में सबसे पहले ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए उनके सम्मान में दाब का मात्रक क्या बताया जाता है? पास्कल। तो याद रखिएगा दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ ऐसे भी टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाते हैं जहां पे हम ये सीखेंगे कि वास्तव में कुछ अन्य भी राशियां हैं जिसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जैसे प्रत्यास्थता गुणांक। क्या पढ़ाया जाता है? प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक में कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो या आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक हो, कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक हो, सभी का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सभी का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन हम उसे पास्कल नहीं कह सकते हैं। एक और चीज का भी, प्रतिबल का भी मात्रक पास्कल होता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिबल का भी मात्रक पास्कल कह रहा है, सॉरी पास्कल ना होकर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो एक चीज तो आपको कंफर्म हो गया, दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन उसे हम कहते क्या है? पास्कल। लेकिन प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल इन दोनों के भी मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं, लेकिन हम उन्हें पास्कल नहीं कह सकते हैं। चलिए, तो आगे हम देखते हैं, हमें प्रश्न पे चर्चा करना है। याद रखिएगा दाब एक अदिश राशि है। दाब क्या है? एक
अदिश राशि है, हमें यहाँ पे पता करना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो पहले तो ये देख लीजिए, बार शब्द लगा दिया है। क्या शब्द लगाया? बार। बार है क्या? तो याद रखिएगा, बार दाब का बड़ा मात्रक है, और एक बार लगभग 10 को पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। पास्कल मतलब न्यूटन किलोग्राम, यहाँ पे जो दिया है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर या 1 मिनट, यहाँ पे इसको देना चाहिए था 1 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ रहा है, तो याद रखिएगा दाब जो दिया है एक बार बराबर होता है 10 पावर 5 पास्कल। समझने वाली चीज क्या, देखिए 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो पहले तो इसको हम पास्कल में बदल लेंगे। तो 1 का 1 लिखेंगे, न्यूटन का न्यूटन लिखेंगे, सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा हमें मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 पावर -2 से गुणा करेंगे, ये हो गया मीटर। लेकिन वर्ग है तो इसका हमें करना पड़ेगा वर्ग, तो ये बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 पावर -2 है, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +4। आप सबको पता है कि जब भी किसी घातीय पद को अंश से हर में या हर से अंश में बदला जाता है तो घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ 10 पर -2 है, इसका वर्ग करेंगे तो 10 पर कितना हो जाएगा? -4। दूसरी चीज, एक और चीज याद रखिएगा, कोई भी घातीय पद है, जैसे 10 पर -4 है, आपसे कह दिया जाए इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, सीधे से एक रूल याद रखिए कि जब भी कोई घातीय पद है और ये वर्गमूल में हो तो सदैव इसका वर्गमूल घातों का आधा होगा। कितना हो जाएगा? घातों का आधा। जैसे रूट में 10 पर -4 है तो इसका वर्गमूल होगा 10 पर कितना? -2। यहाँ पे रूट में 10 पावर -6 है तो इसका वर्गमूल होगा 10 पर -3, यानी घातों का कितना हो जाएगा? आधा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो टॉपिक हम सीख रहे हैं उसे देख लीजिए, यानी 1 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा 1 गुणे 10 पावर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे आप पास्कल कहते हो। क्या कहते हो? पास्कल। इसी को हम तुल्यता में दर्शा देगा। देखो, जब एक बार बराबर है 10 पावर 5 पास्कल के, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा जो मान आया है वह 1 गुणे 10 पावर 4 पास्कल है। कितना है भाई? 1 गुणे 10 पावर 4 पास्कल। इसको बदलना है बार में। किसमें बदलना है? बार में। तो समझिएगा, जब एक बार बराबर है 10 पावर 5 पास्कल के, जैसे हम 1 गुणे 10 पावर 5 भी लिख सकते हैं, तो 1 पास्कल बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 पास्कल बराबर होगा 1 गुणे 10 पावर -5 बार। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बार है वह दाब का बड़ा मात्रक है और पास्कल दाब का छोटा मात्रक है। जब हमें बड़े को छोटे में बदलना होगा तो घात वही रहेगा, लेकिन किस में रहेगा? प्लस में। और जब छोटे को बड़े में बदलना होगा घात वही होगा, लेकिन किस में रहेगा? माइनस में। तो ये बताइए, जब 1 पास्कल बराबर 1 गुणे 10 पावर -5 बार है तो 1 गुणे 10 पावर 4 पास्कल बराबर क्या हो जाएगा? इसी में हम 10 पावर -5 से क्या करा देंगे? गुणा। तो 10 को पावर 4 में गुणा कराएंगे 10 को पावर -5 से, और ये किस में बदल जाएगा? बार में। बताइए, 10 पावर प्लस में 4 है, 10 पावर माइनस में 5 है, तो ये हो जाएगा 10 पावर -1 बार, जिससे आप लिख सकते हैं 0.1 बार। क्या लिख सकते हैं? 0.1 बार, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, यानी आपका ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा? 1। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो बार है वह दाब का ही बड़ा मात्रक है, और एक बार बराबर लगभग 1 गुणे 10 पावर 5 पास्कल होता है। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपका कि जब एक चल वस्तु यानी कि गतिमान वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, या 3 गुनी बढ़ जाती है, ये देखना है। तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं। गतिज ऊर्जा को पढ़ाया जाता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर ½ mv²। क्या पढ़ाया जाता है? ½ mv²। मान लीजिए कि कोई कण है जिसका प्रारंभ में भी कितना हो? v हो, द्रव्यमान m है, तब तो उसका सूत्र होगा k बराबर 1/2 mv²। लेकिन अब देखिए इसमें क्या किया गया कि वेग जो है, क्या है भाई? जो वेग है पहले v था, यानी कि v था, अब तो गुणनी कर दिया तो कितना लिखेंगे? 2v। तो नई जो गतिज ऊर्जा होगी k डैश बराबर हो जाएगा ½ का ½ लिखेंगे, m का m लिखेंगे, v², तो v का स्थान पे हम रखेंगे यहाँ पे 2v का वर्ग, तो k बराबर हो जाएगा 1/2 m 4v²।
या के बराबर हो जाएगा, ये देखिए के डैश बराबर है और के डैश बराबर होगा 1/2 4 गुणे mv स्क्वायर। ठीक, अब हम यहां पे ये देख रहे हैं कि पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर। कितना था भाई, हाफ mv स्क्वायर। तो हम क्या हाफ mv स्क्वायर का स्थान पे के नहीं लिख सकते, यानी पहले वाली गतिज ऊर्जा लिखेंगे। तो के डैश बराबर हो जाएगा 4 को यहां रखिए और ये हो गया के, यानी पहले वाली गतिज ऊर्जा का कौ गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो याद रखिए यदि कोई गतिमान वस्तु है और उसके वेग को 2 गुना कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा, चौगुनी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, वह होता है संवेग से संबंधित। ठीक है, तो अगले प्रश्न में उसका हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपका कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा और इनमें से कोई नहीं। चलिए, ये केस है घनत्व का। किसका केस है, घनत्व का। थोड़ा सा हम समझ लें, जो नदियों के जल का घनत्व होता है वह समुद्र की अपेक्षाकृत कम होता है, जिसकी वजह से जब हम नदी से समुद्र में प्रवेश करते हैं तो जहाज का तल पहले की अपेक्षा थोड़ा सा उठ जाता है। जहाज का तल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। तो आपका आंसर होगा थोड़ा ऊपर आएगा। अब देखिए, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। प्रश्न में पूछा जाता है कि नदियों में तैरना मुश्किल होता है जबकि समुद्र में तैरना क्या होता है, आसान होता है। तो इसका कारण है कि जो नदी के जल का घनत्व होता है वह समुद्र के जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से आप समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं जबकि नदियों में तैरना मुश्किल होता है। अब घनत्व की बात आई है तो थोड़ा सा हम घनत्व के बारे में समझ लें। घनत्व है क्या, तो घनत्व जो हम पढ़ते हैं साधारण वाला, उसे हम द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व एक अदिश राशि है और मात्रक आप जान सकते हैं, जो मात्रक द्रव्यमान बटा आयतन का होगा वही ना घनत्व का होगा। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और बटा आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बी में सूत्र देख लेते हैं, किलोग्राम का किलोग्राम लिख लीजिए, मीटर पावर प्लस में 3 इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा मीटर पावर -3। तो बी में सूत्र लिख सकते हैं। याद रखिए, बी में सूत्र लिखते समय कहीं भी अगर द्रव्यमान को प्रदर्शित करने वाली चीजें आए, जैसे किलोग्राम, ग्राम, आपका मिलीग्राम, कुछ भी आ जाए, तो किलोग्राम के लिए हम लिखते हैं कैपिटल एम, यानी द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। ये आ गया मीटर, मीटर आए, सेंटीमीटर आए, मिलीमीटर आए, किलो, कुछ भी आए, जो आपके लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है तो लिखते हैं एल। पावर कितना हो जाएगा, -3। तो घनत्व का बी में सूत्र होता है ml पर पावर -3। अब देखिए, यहाँ पे और भी चीजें हम समझा दे रहे हैं आपको। जैसे द्रव्यमान आया तो बी में सूत्र लिखते समय क्या लिखेंगे, m। आपका लंबाई से संबंधित कोई चीज आएगी तो बी में सूत्र लिखते समय क्या लिखेंगे, l। समय को प्रदर्शित करने वाली चीज आई, जैसे सेकेंड हुआ, मिनट हुआ, घंटा हुआ, कुछ भी हो, बी में सूत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम क्या लिखेंगे, t। अगर विद्युत धारा से संबंधित आए तो हम क्या लिखते हैं, a। विद्युत धारा से संबंधित कुछ भी आए तो हम क्या लिखेंगे, ए। अगर वही टेम्परेचर से आ जाए, ताप से आ जाए, तो उसके लिए हम लिखते हैं थीटा। क्या लिखते हैं भाई, थीटा। तो ये संकेताक्षर माने जाते हैं बी में सूत्र को समझने के लिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।